बीएमसी समेत पूरे महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद मुंबई से दिल्ली तक जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए हुए चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया और इस बड़ी जीत के बाद बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। हवा में अबीर और गुलाल उड़ाया गया। ऐसा लगा जैसे मुंबई में जनवरी महीने में ही होली मनाई जा रही। रंग अबीर और गुलाल में रंगे बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर ढोल बजाकर नाचते गाते झूमते दिखे। मुंबई के वर्ली में तो शुरुआती रुझान आते ही जश्न शुरू हो गया। बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। इस जीत के बाद मुंबई में टिफिन सर्विस चलाने वाले डिब्बे वाले भी जश्न में डूबे नजर आए। मुंबई में शुरुआती रुझान आते ही शुरू हुआ बीजेपी का जश्न देर शाम तक यूं ही चलता रहा और जश्न सिर्फ मुंबई में ही नहीं मनाया गया बल्कि मुंबई जैसा ही जश्न महाराष्ट्र के पुणे में भी दिखा। बीजेपी की जीत के बाद वहां भी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहां भी बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने होली जैसा माहौल बना दिया। हवा में रंग और गुलाल उड़ाया गया। बीजेपी ऑफिस के बाहर एक कार्यकर्ता तो बीजेपी के निशान कमल के फूल का बड़ा सा कटआउट लेकर पहुंच गया। पटाखों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर लहराते दिखे। पूरा देश बदल रहा है, उसके साथ पुणे भी है, पुणे की जनता भी है। जनता सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सबको लेके विकास का काम करती है, इसलिए सब लोग भाजपा के साथ है। बीजेपी ने पुणे में उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी ऑफिस के अलावा पुणे में अलग अलग जगहों पर आतिशबाजी की गूंज सुनाई दी। हाथों में झंडे, चेहरे पर मुस्कान और जीत के नारे लगाते बीजेपी के कार्यकर्ता पुणे में कई जगह दिखाई दिए। और महाराष्ट्र निकाय चुनाव और मुंबई के नगर निगम बीएमसी में बीजेपी की जीत का जश्न पार्टी के दिल्ली दफ्तर में भी मनाया गया। महाराष्ट्र में महायुति की इस बड़ी जीत पर दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बीजेपी सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जीत के बाद बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम चुनाव में जेन जी यानी युवा मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया। हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। बीजेपी गठबंधन ने बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में ज्यादातर जगहों पर बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें जीती। यह जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि इस जीत के बाद पहली बार बीजेपी का मेयर बीएमसी में होगा। बीएमसी पर 25 साल से ज्यादा समय से शिवसेना का कब्जा था, लेकिन इस बार की जीत के बाद मुंबई का मेयर पहली बार बीजेपी का होगा और बीजेपी के मुताबिक इससे राज्य सरकार और लोकल बॉडी में तालमेल बढ़ेगा। बम्पर जीत के बाद मुंबई में पार्टी दफ्तर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भव्य स्वागत किया गया। देर शाम जैसे ही उनका काफिला पार्टी ऑफिस पहुंचा, कार्यकर्ता उत्साह से भर गए। मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री को फूलों की माला पहनाकर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। मंच पर खड़े मुख्यमंत्री के सामने कुछ कार्यकर्ता हाथों में धुरंधर देवेंद्र जी का नारा लिखा पोस्टर लेकर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने भाषण खत्म करने के बाद मंच पर मौजूद नेताओं को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। मंच से नीचे उतरने के बाद सीएम कार पर सवार हो गए और हाथ हिलाकर आसपास मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद उनका काफिला वहां से निकल गया, लेकिन बीजेपी और महायुति की इस जीत पर विपक्ष ने हमला बोला। शुरुआती नतीजा आते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारी लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण बन चुका है। आगे उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया और लिखा कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है।
हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के हमले पर तुरंत पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि हर बार चुनाव में हार के बाद विपक्ष ऐसे ही बहाने बनाता है। हर चुनाव के नतीजे के पहले ये परिवारवादी कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं जिससे जनता और इनके कार्यकर्ता इनसे सवाल ना पूछे। बीएमसी चुनाव में बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे लिखा कि इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पोस्टर लगा दिए गए। उन पोस्टरों पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र की चेतावनी लिखी नजर आई और चेतावनी वाले ऐसे पोस्टर एक दो जगहों पर नहीं बल्कि कई जगह लगे दिखाई दिए। मतलब साफ साफ चेतावनी दी गई कि हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के आने पर रोक रहेगी। गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने वाले चेतावनी के बोर्ड काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं, हर की पैड़ी के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर हम देख रहे हैं कि आज सुबह ही, शुक्रवार की सुबह ही ये अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र यानी कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले, बैन करने वाले ये बोर्ड लगाए गए हैं। ये पोस्टर हर की पैड़ी की व्यवस्थाओं की देखरेख करने वाली संस्था गंगा सभा की तरफ से लगाए गए। पोस्टरों पर आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार का जिक्र भी किया गया। गंगा सभा के मुताबिक हर की पैड़ी उनकी आस्था का केंद्र है और यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना ही चाहिए। और गंगा सभा संस्था अपनी इस मांग को लागू करने की बात लंबे वक्त से करती आ रही थी। गंगा सभा के मुताबिक ब्रिटिश राज के समय साल 1916 में हरिद्वार की नगर पालिका ने कुछ नियम कायदे बनाए थे। गंगा सभा ने दावा किया कि उन नियमों में लिखा था कि हर की पैड़ी और कुंभ क्षेत्र के कुछ घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गंगा सभा के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए ये नियम बनाए थे कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। गंगा सभा संस्था ने हरिद्वार के पुलिस प्रशासन से इस नियम का सख्ती से पालन करवाए जाने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में धार्मिक यात्रा प्रभात फेरी को रोके जाने को लेकर बवाल हो गया, क्योंकि इस यात्रा में शामिल लोग उस रास्ते से जाना चाहते थे जिसके दोनों तरफ बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए यात्रा को रोक दिया। इसके बाद तो प्रभात फेरी में शामिल लोग भड़क गए और पुलिस से भिड़ने को तैयार दिखे, लेकिन हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने सख्ती दिखाई और लोगों को जबरन खदेड़ना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। भगदड़ की चपेट में आने से कई लोग जमीन पर गिर गए। यात्रा में शामिल कुछ महिलाएं तो बदहवास नजर आईं। चौंका देने वाला मामला बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में मौजूद ब्यौर कासिमाबाद गांव का रहा। वहां हर साल की तरह इस साल भी हिंदू समुदाय के लोगों ने माघ महीने में प्रभात फेरी निकाली, लेकिन बताया गया कि पिछले साल जिस रास्ते से यह यात्रा निकाली गई थी उस पर पानी भर गया था। इसीलिए लोगों ने यात्रा को दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता मुस्लिम समुदाय वाले इलाके से गुजरता है। इसीलिए पुलिस ने एहतियातन लोगों को उस रास्ते पर जाने से रोक दिया, लेकिन लोग नहीं माने, वो जिद पर अड़ गए। इसीलिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों को गुस्से से आग बबूला कर दिया। वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। नाराज लोगों ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन की मांग की जिन्होंने यात्रा को रोका और लोगों को जबरन हटाने का काम किया। धरने की जानकारी मिलने पर जिले के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत करवाया। इधर यूपी के गाजियाबाद में खूंखार आवारा कुत्तों का एक झुंड एक युवक पर टूट पड़ा। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर आवारा कुत्तों के झुंड ने एक युवक पर हमला कर दिया। कुत्तों ने हमला तब किया जब वो युवक सुबह के वक्त टहल रहा था। हालांकि किसी तरह उस युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक महिला को अपने पति की हत्या कर उनके शव को रेलवे ट्रैक पर रखकर उसे ट्रेन हादसा बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।
गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के दिन पुलिस ने अंबावाड़ी सर्कल इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर छापा मारा। पुलिस ने वहां से 16 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने रेड के दौरान एक फ्लैट के अंदर से महंगी शराब, बियर की बोतलें, हुक्का और दूसरे नशीले पदार्थ बरामद करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेतों में एक तेंदुआ खुलेआम घूमता दिखाई दिया। उस तेंदुए को देखकर लोगों की जान हलक में आ गई। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए और खेत में छुपे उस तेंदुए को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। बच्चों से लेकर बड़े उस तेंदुए को देखने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग मोबाइल फोन से उसका वीडियो रिकॉर्ड करते दिखे। डरा देने वाला मामला कुशीनगर के सिसवा गोपाल गांव का रहा। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। उन लोगों ने जाल बिछाकर उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तेंदुआ वहां से फरार हो गया। इससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग की तरफ से उस तेंदुए को जल्द पकड़ लेने का भरोसा दिया गया। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के 4 शूटरों को दबोच लिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एसटीएफ ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक उन पर अमेरिका में हत्या की 2 घटनाओं को अंजाम देने के अलावा भारत के अलग अलग राज्यों में अवैध वसूली का भी आरोप था। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में मौजूद एक मेडिकल स्टोर पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। हमलावरों ने मेडिकल स्टोर पर मौजूद व्यक्ति को निशाने पर लेकर 3 गोलियां चलाईं। गोलीबारी में उस व्यक्ति की जान बाल बाल बच गई। फायरिंग के बाद नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो गए। इधर मुंबई से थाईलैंड जा रही इंडिगो की फ्लाइट की देरी से उड़ान भरने पर यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक वो फ्लाइट सुबह 4 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन उस फ्लाइट ने करीब 9 घंटे की देरी के बाद दोपहर के 1 बजे उड़ान भरी और इसीलिए उस फ्लाइट में मौजूद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। वो चालक दल से भिड़ गए। इस दौरान एक यात्री पायलट को गालियां देती सुनाई दी। इसके अलावा उस फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने कॉकपिट के दरवाजे पर लात भी मारी। उन्होंने पायलट से मिलने की जिद की। हालांकि चालक दल ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन दोनों यात्रियों को गलत व्यवहार की वजह से सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। इससे फ्लाइट को उड़ान भरने में और देर हो गई। एयरलाइंस के मुताबिक विमान आने में देरी, एयर ट्रैफिक और चालक दल की ड्यूटी पूरी हो जाने की वजह से फ्लाइट देरी से उड़ी। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक धार्मिक यात्रा के दौरान डोली के रास्ते में रुकावट आने पर बवाल हो गया। बताया गया कि वहां अगस्त्य मुनि महाराज की देवरा यात्रा निकाली जा रही थी और उस यात्रा के रास्ते में एक गेट के आने पर श्रद्धालु भड़क गए। उन लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी और देखते ही देखते यात्रा में शामिल कुछ महिलाएं उस गेट को हथौड़े से तोड़ने लगी। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग गेट के ऊपर भी चढ़ गए। फिर उन लोगों ने उस गेट के ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया। उसके बाद वो यात्रा आगे के लिए रवाना हुई। बताया गया कि गेट की वजह से डोली वहां काफी देर तक रुकी रही और इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई। वहां कुछ लोगों ने जिला प्रशासन पर ही आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक उस गेट को लेकर जिला प्रशासन से पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हमको अपना कानून हाथ में लेके करना होता तो हम कल हमारे पास 25,000 लोग थे, हम दोनों गेट कर सकते थे। लेकिन जहां तक रही बात, हमने शासन प्रशासन को समय दिया है। और गेट तोड़े जाने की घटना के बाद रुद्रप्रयाग के डीएम भी वहां पहुंचे। उन्होंने उस जगह का मुआयना किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारे पास पूरी घटना का अच्छे से वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है, कैमरा फुटेज भी अवेलेबल है। बहुत ही कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होने जा रही है। और वहां पहुंची प्रशासन की टीम ने आरोपियों की पहचान के लिए लोगों से पूछताछ की और उनकी तलाश में जुट गई। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में गंदगी देखकर कमिश्नर भड़क गए। कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह अचानक उस अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल के कई वार्ड में गंदगी पड़ी मिली। इसके अलावा कई स्वास्थ्य कर्मी भी ड्यूटी से गायब मिले और इसीलिए कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह भड़क गए। उन्होंने वहां मौजूद एक स्वास्थ्य कर्मी से अटेंडेंस वाला रजिस्टर दिखाने को कहा।
इसके बाद उन्होंने अस्पताल के कई अलग अलग वार्डों का हाल देखा। उन सभी वार्डों का हाल एक जैसा दिखाई दिया, हर तरफ गंदगी और कचरा। उन वार्डों में कई मरीज भर्ती थे और वो उस गंदगी के बीच ही रहने को मजबूर दिखे। और इसीलिए कमिश्नर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को वहां बुलाया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर सवाल जवाब किए, लेकिन उन्हें अपने सवालों का सही जवाब नहीं मिला और इसीलिए वो गुस्से में वहां से आगे बढ़ गए। अरे एक आदमी कुछ तो काम करेगा यार। सुबह से लेकर सर शाम तक करता है वो आदमी। इसकी सफाई कितनी बार हुई है? इसकी सफाई 3 बार हुई है सर। अरे 1 बार नहीं हुई है सफाई, एक भी बार सफाई नहीं हुई है, देखने से लग रहा है। अरे भाई ये लोग भी तो यही का इंसान है। सरकार की नीति है, जो भी बात है सफाई रखेंगे, खाना देंगे, भाग कैसे जाएगा? तो भागने का क्या होता है? अरे भाई आप देखिए, सिक्योरिटी लगाइए, लेकिन सफाई तो रखिएगा ना। इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी कि अगले 15 दिन में अस्पताल की साफ सफाई और मरीजों के खाने से लेकर उनकी दवाइयों तक सभी चीजें दुरुस्त हो जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ड्यूटी से गायब स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए। उधर सिंगापुर पुलिस ने असम के गायक जुबीन गर्ग की मौत को हत्या मानने से इनकार कर दिया। इस मामले की जांच में जुटी सिंगापुर पुलिस के मुताबिक जांच में किसी भी तरह की साजिश की बात सामने नहीं आई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डूबने से मौत होने की बात सामने आई और इसीलिए सिंगापुर पुलिस ने वहां की कोर्ट में जुबीन की मौत को एक दुखद हादसा बताया। जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को हुई थी। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे। इस दौरान समंदर में तैरने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के वक्त जुबीन बहुत ज्यादा नशे में थे। वो अपनी मर्जी से समुद्र में तैरने के लिए कूदे थे और उस वक्त उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से भी इनकार कर दिया था। इसकी वजह से जुबीन गर्ग बेहोश हो गए थे और अचानक पानी में मुंह के बल तैरने लग गए थे और इसके बाद उन्हें समुद्र से निकालकर सीपीआर भी दिया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। इस मामले की जांच में जुटे अधिकारी के मुताबिक शुरुआत में जुबीन लाइफ जैकेट पहनकर ही पानी में उतरे थे, लेकिन उन्होंने वो जैकेट ये कहकर उतार दी थी कि वो बड़ी है। इसके बाद वो उस यॉट पर लौट आए थे जिस पर वो घटना की रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि थोड़ी देर बाद जुबीन ने दोबारा तैरने की इच्छा जताई थी। इस बार उन्हें छोटे साइज वाली लाइफ जैकेट दी गई थी, लेकिन उन्होंने जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो अकेले समुद्र में उतर गए थे और थोड़ी देर में ही बेहोश हो गए थे। कोर्ट में सिंगापुर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उसमें दावा किया गया कि जुबीन की मौत डूबने से हुई और जुबीन के शरीर पर जो चोट के निशान मिले थे वो उन्हें यॉट पर लाने और सीपीआर देने के वक्त लगी थी। इसके अलावा जांच के दौरान यह भी पता चला कि जुबीन के खून में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा थी, यानी घटना के वक्त जुबीन बहुत ज्यादा नशे में थे। इसे लेकर उस यॉट के कैप्टन ने भी गवाही दी। उन्होंने बताया कि यॉट पर चढ़ते वक्त जुबीन ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उनके दोस्त उन्हें सहारा देकर चढ़ा रहे थे। इसके अलावा कोर्ट में यह भी बताया गया कि जुबीन गर्ग को हाइपरटेंशन की भी बीमारी थी और मिर्गी की भी बीमारी थी। उनके खून में इन बीमारियों की दवा के अंश पाए गए थे। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि घटना वाले दिन उन्होंने दवा ली थी या नहीं। सिंगापुर पुलिस ने कुल 35 लोगों को गवाही के लिए बुलाया था। उनमें यॉट के कैप्टन और कई चश्मदीद शामिल थे। उनकी गवाही और जांच के आधार पर ही सिंगापुर पुलिस ने यह रिपोर्ट तैयार की और यह दावा किया कि जुबीन गर्ग की मौत के मामले में साजिश के कोई संकेत नहीं मिले, जबकि इस मामले की जांच में जुटी असम पुलिस ने इसे साजिश के तहत हुई हत्या बताया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उनमें कार्यक्रम के आयोजक, जुबीन के मैनेजर, बैंड के 2 लोग, जुबीन के चचेरे भाई और 2 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में खुद यह दावा किया था कि जुबीन गर्ग की मौत गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि मर्डर थी, लेकिन सिंगापुर की पुलिस ने इसे मर्डर मानने से इनकार कर दिया। इधर बिहार के सुपौल में एक गांव में आबकारी विभाग की टीम पर हमला हो गया। बिहार के सुपौल में अवैध तरीके से हो रही शराब की बिक्री को रोकने के लिए पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। अधिकारियों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। इसकी वजह से एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गई। रेल मंत्रालय ने दावा किया कि साल 2027 में वंदे भारत का 4.0 वर्जन लॉन्च किया जाएगा। ये ट्रेन 250 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी। इस बात की भी जानकारी दी गई कि साल 2047 तक
देश में 4,500 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक के अपने ससुराल के बाहर जहर खाकर खुदकुशी कर लेने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक उसका अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से झगड़ा चल रहा था और इस वजह से वो काफी तनाव में था। माना जा रहा है कि इसी से परेशान होकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक वो अपनी नाराज पत्नी को मनाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा था और वहां जाकर वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने न तो दरवाजा खोला ना ही उसके फोन का कोई जवाब दिया। बताया गया कि इसके बाद युवक ने अपने ससुराल की चौखट पर ही जहर खा लिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। युवक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया गया कि शादी से पहले 8 साल तक वो और उसकी पत्नी दोस्त थे। उन्होंने 2.5 साल पहले ही शादी की थी। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद उनके बीच रोजाना झगड़े शुरू हो गए और उसी से परेशान होकर उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। दोनों के बीच कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। नाराज पत्नी कुछ दिन पहले अपने मायके चली गई और बाद में पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर दिल्ली के विवेक विहार में पुलिस ने कार चोरी करने वाले एक गिरोह को फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी से भाग रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और एक रास्ते के बीचों बीच क्रेन लगा दी और पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में आरोपियों की गाड़ी उस क्रेन से टकरा गई। ऐसा होते ही पुलिस ने उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हथौड़े और डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इससे बचने के चक्कर में आरोपियों ने पीछे खड़ी कई और गाड़ियों को टक्कर मार दी। वो आरोपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इसकी वजह से वो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी में बैठे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आगे किसको डिलीवर करते थे ये व्हीकल, हाई एंड व्हीकल जो है इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, ये जब इनको पुलिस कस्टडी में लाएंगे तब इसका और खुलासा होगा। पुलिस के मुताबिक इस गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आरोपी अलग अलग जिलों में गाड़ियां चोरी कर रहे थे। उधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने एक व्यक्ति की मौत के बाद बवाल हो गया। बताया गया कि यह पूरा विवाद शव के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ। जब धर्म बदल चुके व्यक्ति के परिवार ने ईसाई धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया तो गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और उसके बाद बोरपाल गांव के लोगों ने धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल हुईं। परिवार से तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भीम आर्मी मिशनरियों का गठजोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहां माहौल बिगड़ता देख जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी पहुंच गई, लेकिन उनके सामने भी उन लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। और इसी बीच गांव वालों ने उस परिवार को मनाने की कोशिश शुरू कर दी जिसने धर्मांतरण के बाद ईसाई धर्म अपनाया था। वो लोग उससे ईसाई धर्म छोड़ने की मांग करने लगे और काफी कोशिश और समझाने के बाद वो परिवार मान गया। गांव के मंदिर में उनके लिए विशेष पूजा कराई गई। हम सब समाज मिलके एक परिवार को घर वापसी किए हैं, जिनके कुछ ही दिन पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ था, जिसमें गांव वालों का आक्रोश बहुत था। और विशेष पूजा के बाद उस परिवार ने भविष्य में आदिवासी रीति रिवाजों और परंपरा का पालन करने की कसम खाई। मैं आपसे हो गया उधर से। तो आज क्या क्या करके पूरा सम्मिलित हुए आप लोग? अभी मैं आदिवासी परंपरा को मैं अपनाऊंगा करके इनको बता दिया। और उसके बाद गांव में बवाल खत्म हो गया। परिवार के फैसले को मानते हुए प्रशासन ने लोगों से आपसी तालमेल बनाए रखने की अपील की। इधर मध्य प्रदेश के देवास में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान पर हंगामा मच गया। बताया गया कि वहां आवारा कुत्तों के हमलों की शिकायत की गई थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम उन आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंच गई, लेकिन तभी एक महिला ने उनकी कार्रवाई का विरोध जताया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की उनसे बहस हो गई। अरे अभी 2 महीने नहीं हुआ, उनको तकलीफ हो गई। अरे मेरे को 1 महीना नहीं हुआ, मेरे को 15 दिन हुए। काटा है तो काटा है, बात खत्म हो गई। काटा है तो उठवा लिया ना, काटा है किसको? इस बीच वहां खड़ी दूसरी महिला भी आवारा कुत्तों को पकड़ने पर भड़क गई। उन लोगों ने नगर निगम की टीम को बाकी कुत्तों को ले जाने से मना कर दिया। अपने घर रखोगे क्या? उठा के तुम अपने घर रखो ना, आप तो अपने घर रखो ना। आप रख लीजिए मैडम, अपने घर ले जाकर।
हंगामे का मामला देवास के कलानी बाग इलाके का रहा। बताया गया कि उस इलाके के कुछ आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग को काट लिया था और जानकारी मिली कि उन आवारा कुत्तों ने एक महिला पर भी हमला किया था, जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। उसको कुत्ते ने गिरा दिया, सिर में चोट लग गई, हाथ में कुत्ते के निशान है, अभी भी चली है। शिकायत मिलने पर नगर निगम की टीम ने उस इलाके के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू किया, लेकिन विरोध जता रही महिला कुत्ते के सामने खड़ी हो गई। इस दौरान उस इलाके के लोगों से उनकी जोरदार बहस हुई। अभी आपने बोला नाराज से मेरा कोई लेना नहीं। आप जैसे नाराज में हम आपकी महिला से। इस दौरान नगर निगम के लोगों ने उन्हें काम में बाधा डालने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बीच वहां रहने वालों ने भी महिला पर कुत्तों को खुले में खाना खिलाने का आरोप लगाया। को हमने बहुत बार बोला कि आपको खिलाना हो तो अंदर खिला लो ना, वो बाहर। अब ये बच्चे भी खेलते हैं, इन बच्चों को भी अंदर ही अंदर रखते हैं हम। हालांकि काफी देर तक हुई बहस के बाद नगर निगम की टीम उन कुत्तों को पकड़ कर ले गई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में करीब 3000 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 2 दिन के इस दौरे में पीएम मालदा में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक 10 साल पहले 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में टेस्ट ड्राइव का बहाना बनाकर कार चोरी करने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुरानी या नई चीजें खरीदने और बेचने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX के जरिए उस कार के मालिक तक पहुंचा था, लेकिन मौका मिलते ही वो उनकी कार लेकर फरार हो गया। घटना तब हुई जब कार के मालिक उसे अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बता रहे थे। उन्हें अपनी कार बेचनी थी और आरोपी ग्राहक बनकर उनके पास पहुंचा था। इस दौरान कार के मालिक के साथ एक और व्यक्ति भी मौजूद थे। वो लोग आरोपी को कार से जुड़ी हर जानकारी देने में व्यस्त दिखे। इस बीच आरोपी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उन दोनों को यह लगा कि वो शायद टेस्ट ड्राइव के लिए बैठा हो, लेकिन अचानक उसने स्पीड बढ़ा दी और उनकी कार लेकर वहां से भाग गया। उन लोगों ने उसका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक वो बहुत दूर निकल चुका था और वो दोनों हाथ मलते रह गए। लेकिन अपने साथ हुई इस ठगी की शिकायत उन्होंने पुलिस से कर दी। हैरान कर देने वाला यह मामला बुलंदशहर के खुर्जा इलाके का रहा। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की। जल्द ही उसे पकड़ लिया गया। बताया गया कि उसकी गिरफ्तारी मथुरा से की गई। पुलिस ने उसके पास से वो कार भी बरामद कर ली जो वो चुरा कर अपने साथ ले गया था। बाद में जांच में यह भी पता चला कि आरोपी पहले भी इस तरह कई लोगों की गाड़ियां चुरा चुका है। पुलिस के मुताबिक उस पर 40 से ज्यादा केस दर्ज है। अभियुक्त का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। यह अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का सदस्य है। कार चोरी की इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों से यह अपील भी की कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए गाड़ियों को बेचने और खरीदने वक्त पूरी सावधानी बरतें। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सरकारी चीनी मिल के कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने मिल प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और चीनी मिल के कर्मचारियों के अलावा गन्ना लेकर पहुंचे किसानों ने भी प्रदर्शन किया। उन लोगों ने चीनी मिल प्रशासन पर उन्हें लगातार परेशान करने का आरोप लगाया। कर्मचारी भी परेशान, किसान भी परेशान है। 2 कुंटल ट्राली पर गन्ना और हर 2 कुंटल एक ट्राली पे गन्ना मारते हैं। यह मामला शाहजहांपुर के तिलहर इलाके की चीनी मिल का रहा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चीनी मिल प्रशासन पर जबरन तय सीमा से कई ज्यादा घंटे काम करवाने का आरोप लगाया। अगर एक बार भी आंख में झप लग जाती है तो उसको तुरंत उससे ड्यूटी को पूरे दिन की ड्यूटी काट दी जाती है। हंगामे की जानकारी मिलने पर प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाकर मामला शांत करवाया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। उधर वोटर लिस्ट के लिए हो रहे सर्वे को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में लोगों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कालना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और वहां ट्रेन रोकने की कोशिश की और वो प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर कालना रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वो लोग वहां रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। उस दौरान वहां से एक ट्रेन भी गुजरी,
लेकिन प्रदर्शनकारी दूसरे ट्रैक पर डटे रहे। वो लोग पुलिस के सामने नारे लगाते रहे। वहां से उन्हें हटाने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक से हटाया। और सिर्फ पूर्वी बर्दवान ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में वोटर लिस्ट के लिए हो रहे सर्वे को लेकर हिंसा हुई। एक दिन पहले मुर्शिदाबाद के फरक्का में भीड़ ने बीडीओ ऑफिस पर हमला कर दिया था। बताया गया कि वहां बूथ लेवल के अधिकारियों ने ही बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की थी और उसकी वजह से वहां कोहराम मच गया। उन लोगों ने ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ कर दी, वहां रखे प्लास्टिक की कुर्सियों को तोड़ दिया। हंगामा कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सर्वे के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसके साथ ही उन्होंने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बाद उत्तर दिनाजपुर में भी जमकर बवाल हुआ था। वहां चकुलिया में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायरों को जलाकर प्रदर्शन किया था। उन लोगों ने बीडीओ ऑफिस में भी तोड़फोड़ की थी, वहां आग लगा दी और फाइलों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। चकुलिया में हुई तोड़फोड़ से करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया। बताया गया कि वहां हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई। चुनाव आयोग ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। और पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले। बताया गया कि एक मजदूर की मौत के बाद वहां हिंसा भड़क गई। उसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ काला धुआं छा गया। प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थे। उनके प्रदर्शन की वजह से उस हाईवे पर जैम लग गया। वो लोग घंटों वहां नारेबाजी करते रहे और उस सड़क पर खड़ी गाड़ियों की कतार भी लंबी होती गई। वहीं कुछ लोगों ने उस हाईवे के पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शन किया और उसकी वजह से लालगोला से सियालदह जाने वाली ट्रेन काफी देर तक खड़ी रही। हालात को काबू में करने के लिए वहां पुलिस भेजी गई और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निवेश के नाम पर 2 लोगों से 41 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 2 लोगों से 41 लाख से ज्यादा रुपयों की ठगी हो गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। राजस्थान के जयपुर में यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। संतुलन बिगड़ने की वजह से वो बस करीब 10 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। उन घायलों को तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर समेत कई इलाकों में शिया समुदाय के लोग ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ईरान में हो रही हिंसक घटनाओं के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार बताया और दोनों देशों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया। वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने खामनेई को रहबर यानी मार्गदर्शक बताया और उनके लिए जान देने तक के नारे लगाए। रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है। रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है। ईरान में ज्यादातर लोग शिया समुदाय के हैं और इसीलिए उनके समर्थन में जम्मू कश्मीर के शिया मुसलमान सड़कों पर उतरे और जुमे की नमाज के बाद एक सुर में ईरान के लिए आवाज उठाई। बताया गया कि वहां लोगों को एक रोज पहले ही नमाज के बाद एकजुट होने के लिए कह दिया गया था। जो जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन है उसके जो सदर है इमरान रजा अंसारी, उन्होंने कल शाम को ही कहा था कि जहां पर भी उनकी अंजुमन की जानिब से नमाज जुमा अदा किए जाएंगे, नमाज जुमा के बाद लोग सड़कों पर आएंगे। और हुआ भी यही, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए और खामनेई के समर्थन में नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही सख्ती बढ़ा दी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि प्रदर्शन के दौरान कोई भी बवाल न होने पाए, क्योंकि श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ईरान के समर्थन में शिया समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोला। उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर ईरान में दंगे भड़काने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर किसी भी हद तक चले जाएंगे।
अगर वो इस वक्त कहें कि मैं तमाम मुसलमानों को जहाद का हुक्म दे रहा हूँ, तो रोए ज़मीन पर जहाँ जहाँ पर भी उसके मानने वाले हैं वो सब निकलेंगे। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में भी शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के समर्थन में मार्च निकाला। वहां सैकड़ों की संख्या में लोग इस मार्च में शामिल हुए और इस दौरान लद्दाख के कारगिल में एक सड़क पर तो लोगों का सैलाब नजर आया। इस प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हुए। उन्होंने ईरान और वहां के सुप्रीम लीडर के लिए आवाज बुलंद की। मार्च कर रहे लोगों की भीड़ जिन रास्तों से निकली वहां पैर रखने की भी जगह नजर नहीं आई। उन लोगों ने दुनिया के सभी देशों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। और इस सब के बीच ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में दूसरे देशों में रह रहे ईरान के नागरिक भी उतर आए। अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों में रह रहे ईरान के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ईरान की सरकार को तानाशाही बताया और आरोप लगाया कि उसने महंगाई के मुद्दे पर छिड़े आंदोलन को कुचलने का काम किया, क्योंकि 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरान के कोने कोने में हिंसा की तस्वीरें सामने आईं। सड़कों पर तोड़फोड़ की गई और दर्जनों इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने सख्ती दिखाई, लेकिन बवाल तब ज्यादा बढ़ गया जब ईरान की पुलिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग करने के आरोप लगे। दावा है कि गोलीबारी में वहां सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। यही वजह है कि ईरान में भड़के विद्रोह की चिंगारी दूसरे देशों तक फैल गई और वहां रहने वाले ईरान के नागरिक अपने देश के हालात को लेकर सड़कों पर उतर आए। यूरोप के देश जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में भी ईरान के लोगों ने प्रदर्शन किया। वो वहां ईरान के दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ईरान की सरकार ही नहीं बल्कि वहां के सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी नाराजगी जताई। कुछ लोग तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें जलाते दिखे। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इस प्रदर्शन में ईरान के कट्टर दुश्मन इजरायल का झंडा भी दिखाई दिया। नारेबाजी कर रहे एक व्यक्ति उस झंडे को दोनों हाथों से पकड़े दिखाई दिए और इजरायल के झंडे के अलावा प्रदर्शनकारियों के हाथों में ईरान का वो झंडा भी दिखा जो राजवंश शासन के दौरान इस्तेमाल होता था, यानी साल 1979 से पहले के ईरान का झंडा, क्योंकि ईरान में साल 1979 तक राजवंश शासन चलता था, शाह का शासन चलता था। मोहम्मद रजा पहलवी शाह थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक बार फिर ईरान में शाह के शासन लाने की मांग की। उनके हाथों में ईरान से निकाले जा चुके क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की भी तस्वीरें दिखी। प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने तो ईरान की बागडोर अमेरिका में रह रहे रजा पहलवी को सौंपने की मांग कर दी। The country is occupied by this tyranny for 47 years now, and we want our king back. प्रदर्शनकारियों ने जॉर्जिया की सरकार से अपील की कि अपने देश में मौजूद ईरान के दूतावास को फौरन बंद कर दें और अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दें। इधर अमेरिका ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों से डरे ईरान ने 800 लोगों की फांसी टाल दी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के मुताबिक ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से उन 800 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था, लेकिन दावा है कि ट्रंप की धमकियों और चेतावनियों की वजह से ईरान को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया था कि अगर ईरान ने अपने देश में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बर्बरता की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन के भी संकेत दिए थे। दावा है कि इसीलिए ईरान ने अपने कदम पीछे खींच लिए और प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले पर रोक लगा दी। The president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि उनके देश में महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाई गई थी, मतलब वहां किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाना था। जबकि अमेरिका का दावा है कि उसकी सख्ती के बाद ही ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे हमलों पर रोक लगी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया कि 2 हफ्तों तक चले बवाल के बाद ईरान के हालात पटरी पर लौटने लग गए हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि वहां की सरकार ने दोबारा निहत्थे लोगों पर अगर गोलियां चलवाईं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कड़ी नजर बना रखी है।
So the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. मतलब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का दावा है कि हालात बिगड़े तो ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। हालांकि अमेरिका से मिल रही चेतावनियों पर ईरान ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। उसने संयुक्त राष्ट्र के मंच से अमेरिका को ललकारा। ईरान की हिंसक घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक बुलाई गई। वहां ईरान के प्रतिनिधि ने साफ किया कि उनका देश किसी से न तो तनाव चाहता है न ही टकराव चाहता है, लेकिन ईरान पर हमले की कोशिश की गई तो वो जोरदार जवाबी हमला करेंगे। Any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response. यही नहीं, ईरान की नौसेना के चीफ ने तो ट्रंप का नाम लेकर उन्हें चेतावनी दे डाली। उन्होंने दो टूक कह दिया कि ईरान से टकराने की गलती जो भी करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाओ ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उन्हें अपना नोबेल शांति पुरस्कार सौंप दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप ने पहली बार वेनेजुएला के किसी नेता से मुलाकात की और इस दौरान वहां की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाओ ने ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेंट कर दिया। उनके मुताबिक उन्होंने यह पुरस्कार ट्रंप को इसलिए दिया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला की आजादी और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कई अहम कदम उठाए और वो उनसे समर्थन चाहती हैं। मारिया कोरिना मचाओ के इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना गया क्योंकि वेनेजुएला में जारी अस्थिरता के माहौल और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच उन्हें भी वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। और मारिया कोरिना मचाओ ने जो पुरस्कार ट्रंप को सौंपा वो उन्हें 3 महीने पहले ही मिला था। उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। उस वक्त ट्रंप खुद इस पुरस्कार के लिए सबसे बड़े दावेदार अपने आप को बता रहे थे। यही नहीं, उन्होंने लंबे समय से इस पुरस्कार को पाने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन ट्रंप की यह उम्मीद टूट गई थी। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाराजगी भी जताई थी। हालांकि मारिया कोरिना मचाओ के साथ हुई इस मुलाकात के बाद उन्होंने वेनेजुएला की इस नेता की खूब तारीफ की। सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप ने उन्हें अद्भुत महिला और शानदार नेता बताया और इसके बाद मारिया कोरिना मचाओ ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनका देश ट्रंप पर भरोसा कर सकता है। इससे पहले वो साल 2024 में वेनेजुएला में हुए चुनाव में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार थीं, लेकिन बाद में वहां की कोर्ट ने उनकी उम्मीदवारी ही रद्द कर दी थी। इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी। यही नहीं, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के साथ मतभेदों की वजह से उन्होंने काफी वक्त पहले ही वेनेजुएला छोड़ दिया था। इसके बाद इसी साल 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई कर दी और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरन गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही वेनेजुएला राजनीतिक संकट में घिरा हुआ है। हालांकि नोबेल पुरस्कार के नियमों के मुताबिक ये पुरस्कार किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नियम बताते हैं कि इस पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द भी नहीं किया जा सकता और न ही इसे साझा किया जा सकता। इतना ही नहीं, कोई विजेता इस पुरस्कार को किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला है वही इसके लिए मान्य होगा। इसका मतलब है कि भले ही मारिया कोरिना मचाओ ने अपना पुरस्कार ट्रंप को सौंप दिया हो और वो इसे व्हाइट हाउस में छोड़कर आ गई हूं, लेकिन ये उन्हीं का नोबेल शांति पुरस्कार कहलाएगा। उधर जापान की राजधानी टोक्यो में एक रेलवे स्टेशन की बिजली गुल होने के बाद एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में कई लोग फंस गए। बाद में उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया और उस ट्रेन में फंसे यात्रियों को सीढ़ी की मदद से एक एक करके नीचे उतारा गया। बिजली ठप होने की वजह से वो ट्रेन टोक्यो के तमाची रेलवे स्टेशन के पास रुक गई, जिससे उसमें बैठे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि रेलवे के कर्मचारियों और दमकल कर्मियों ने तुरंत उन यात्रियों को बाहर निकाल लिया। इस दौरान उस रेलवे स्टेशन पर लगी मशीनें भी बंद रहीं। बताया गया कि तमाची रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद ट्रेनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जानकारी मिली कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बिजली कटने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की धमकी के बाद ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने के लिए नेटो की सेना वहां पहुंचनी शुरू हो गई, जबकि सैन्य संगठन नेटो की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही करता है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी नेटो के सदस्य हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर चुके हैं और वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ग्रीनलैंड को हथियाने की हुंकार भरी।
2 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका किसी भी कीमत पर कब्जा करके रहेगा और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी शुरू कर सकती है। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से ग्रीनलैंड के न्यूक एयरपोर्ट की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से ग्रीनलैंड का न्यूक एयरपोर्ट करीब 3500 किलोमीटर दूर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इसी वजह से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क पर है। लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है और उसकी वजह से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया गया तो रूस और चीन वहां अपने पैर जमा लेंगे, जो किसी भी सूरत में अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। इसी वजह से दावा किया गया कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड पिछले 300 साल से डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का सदस्य भी है। नेटो की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि अमेरिका करता है, इसलिए यह आशंका जताई गई कि अगर अमेरिका ने वहां सैन्य कार्रवाई की तो नेटो बिखर जाएगा। यह बात ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि ग्रीनलैंड पर हमला करने की वजह से नेटो टूट जाएगा और इसीलिए ट्रंप की धमकी के बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने भी अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। और तो और नेटो ने ग्रीनलैंड पर अपनी सेना तक भेज दी। 14 जनवरी को ग्रीनलैंड के न्यूक एयरपोर्ट पर डेनमार्क की वायुसेना का एक विमान उतरा। इसके बाद उस विमान से कई सैनिक बाहर निकले। दावा किया गया कि अमेरिकी सेना से मुकाबले के लिए डेनमार्क ने नेटो में शामिल देशों की मदद से ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए वहां सैनिक उतारने शुरू कर दिए। नेटो में शामिल जर्मनी और फ्रांस ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर दुनिया में एक नई जंग शुरू हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड किसी भी वक्त जंग के मैदान में बदल सकता है, क्योंकि खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का आदेश तक दे चुके हैं। 12 जनवरी को अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड से जुड़ा एक बिल भी पेश किया गया था। उस बिल का मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना और बाद में उसे अमेरिका का राज्य बनाना है। हालांकि अमेरिकी संसद से बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर यह बिल पास हो गया तो ग्रीनलैंड अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है। अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड से जुड़ा बिल पेश होने पर 13 जनवरी को ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बयान दिया था कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में किसी एक को चुनना पड़ा तो वो डेनमार्क को चुनेंगे। मतलब ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका में शामिल नहीं होगा, चाहे इसके लिए उसे जंग क्यों ना लड़नी पड़े। सौभाग्य की एक बात यह है कि दुनिया की नजरें इस पर लगी हैं कि अमेरिका ईरान में क्या करेगा। उधर यूरोप में जो उथल पुथल मची हुई है उस पर शायद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका और यूरोप एक माने जाते थे, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर उनमें दो फाड़ होती जा रही और पुतिन शायद कहीं बैठे मुस्कुरा रहे होंगे ये सब देखकर। पिछले कुछ दिनों में तेजी से यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी फौज भेज दी। जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड से भी सैनिक भेजे जा चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये वहां पर डेनमार्क की सेना के साथ अभ्यास के लिए सैनिक भेजे गए। लेकिन अभी तक तो यह था कि यूरोप के किसी देश पर कोई खतरा होता था तो उसके लिए अमेरिका की अगुवाई वाली नेटो सेना का सहारा था। अब खतरा अमेरिका से ही है तो यूरोपीय देशों के अभ्यास के मायने ही बदल गए। यानी यह छोटी सी बर्फीली जगह ग्रीनलैंड पूरी दुनिया को हिला रही है। पृथ्वी के गोले पर उत्तरी ध्रुव की तरफ यह विशाल द्वीप है, बर्फ से ढका हुआ ग्रीनलैंड। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यहां सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं और उनमें भी ज्यादातर इनुइट जनजाति के। यह डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन स्वायत्त हिस्सा है, यानी यहां के लोग अपना खुद का शासन चलाते हैं। डेनमार्क समुद्र के पार यूरोप के स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे और स्वीडन के पास छोटा सा देश है डेनमार्क। यह आर्कटिक महासागर है जहां ग्रीनलैंड है, कनाडा और अमेरिका के उत्तर में। अमेरिका और यूरोप के बीच जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। तो 1945 में जब दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ गई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त थे, पश्चिम यूरोप के देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली वगैरह,
ये अमेरिका की छत्र छाया में आए, क्योंकि सबको सोवियत संघ का डर था। सोवियत संघ यानी रूस के साथ बना बड़ा कम्युनिस्ट देश जो अब टूट चुका है, लेकिन रूस तो अब भी है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप को अपनी छत्र छाया में लिया और पश्चिमी यूरोप गया अमेरिका के साथ। तो पूर्वी यूरोप के पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया वगैरह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट विचारधारा वाली वहां सरकारें हो गई थी। यानी पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका की अगुवाई में नेटो बनाया। अमेरिका और उनके बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक। तो यह सैन्य गठबंधन बना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नेटो। 1949 में यह अमेरिका की अगुवाई में था, जहां अगर कोई एक देश पर भी हमला होता तो सब मिलकर लड़ते हैं। पूर्वी ब्लॉक ने वॉर्सो पैक्ट बनाया सोवियत संघ की अगुवाई में। पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ रहकर यह फायदा उठाया कि उन्हें सुरक्षा की चिंता नहीं थी। अमेरिका ने अपनी फौज यूरोप में रखी, परमाणु हथियार दिए, रूस से बचाव किया। यूरोपीय देशों को रक्षा पर पैसा कम खर्च करना पड़ा तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ीं और यूरोप के लोगों की जिंदगी बहुत जल्द वर्ल्ड वॉर के बाद खुशहाली की तरफ बढ़ गई। अमेरिका ने सब संभाल लिया। लेकिन अब यह शांति की नींद जो यूरोप ले रहा था वो ट्रंप ने उड़ा कर रख दी है। 2016 में भी जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब भी उन्होंने इशारे किए थे कि यूरोप को नेटो की सुरक्षा का फायदा लेने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। तो खलबली तो ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी बनी थी और 2019 में तो ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात ही कर दी थी, लेकिन डेनमार्क ने साफ मना कर दिया था। अब दूसरे कार्यकाल में तो उन्होंने ग्रीनलैंड पर दावा ही ठोक दिया है और वेनेजुएला में जो उन्होंने किया उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर तनाव सीरियस हो गया। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज बताए जा रहे हैं, खासकर रेयर अर्थ मिनरल, जो बैटरियों के लिए, गाड़ियों की बैटरी, मोबाइल की बैटरी और मिसाइल तकनीक के लिए अहम माने जाते हैं। और अभी रेयर अर्थ में चीन की मोनोपोली चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है। आर्कटिक महासागर में नए रास्ते खुल रहे हैं, जो पहले रास्ते नहीं थे, वहां रास्ते खुल रहे हैं। तो ट्रंप का तर्क है कि ये रास्ते खुल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है वहां पर, समुद्री कई रास्ते खुल रहे हैं। अमेरिका अगर ग्रीनलैंड नहीं लेगा तो रूस या चीन ले लेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये रास्ते तो खुल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, ये ग्रीनलैंड पहुंचा जा सकता है, वो घेर लेंगे ग्रीनलैंड को। इसलिए वो इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रहे हैं। तो अब डेनमार्क के साथ अभ्यास के नाम पर यूरोप के देशों ने ग्रीनलैंड में फौजी टुकड़ियां भेज दी हैं, यह दिखाने के लिए कि ग्रीनलैंड यूरोप का है, अमेरिका का नहीं है। यानी अमेरिका और यूरोप के बीच दरार साफ दिख रही है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड लेगा तो नेटो खत्म समझो। अब अगर नेटो की यह हालत है तो गब्बर सिंह तो यूक्रेन से पूछेगा ना कि अब तेरा क्या होगा। यूक्रेन रूस से लड़ रहा है 2022 से। अमेरिका और नेटो उसको सबसे ज्यादा मदद देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन ने हमला इस बात पर किया था कि यूक्रेन नेटो में न जाए। अब नेटो ही अगर टूट गया तो यूक्रेन की मदद को कौन आएगा? पुतिन के हाथ में तो एक के बाद एक कई पत्ते आते चले जा रहे हैं और रूस आर्कटिक में भी मजबूत हो रहा है चीन के साथ। ट्रंप की यह हरकत रूस को मौका दे रही है यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने का, क्योंकि यूरोप अब ग्रीनलैंड को बचाने में लग गया है। यूक्रेन को कौन बचाएगा? यानी यूरोप का तो सब कुछ उलट पलट गया है। जब रूस ने क्राइमिया पर हमला करके उसको ले लिया था 2014 में, तो यूरोप ने तो सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाई थी। अब वही धमकी अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए दे रहा है, तो यूरोप क्या करेगा? रूस को तो बहुत बोला था क्राइमिया कैसे ले लिया, अब अमेरिका लेने आ रहा ग्रीनलैंड। यूरोप बुरी तरह फंस गया। पुतिन तो कहानी में आए इस ट्विस्ट को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। पुतिन से यूरोप को ट्रंप बचाने वाले थे, ट्रंप से यूरोप को कौन बचाएगा? 100 बात की एक बात। इधर खबर है कि आईसीसी का एक डेलीगेशन जल्द ही बांग्लादेश का दौरा कर सकता है। आईसीसी के सूत्रों के मुताबिक आईसीसी अगले कुछ दिनों में अपना एक डेलीगेशन जल्द ही बांग्लादेश भेजेगा। आईसीसी का यह डेलीगेशन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ T20 वर्ल्ड कप को लेकर सीधी बातचीत करेगा। बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी से भारत की जगह श्रीलंका में अपने मैचों को शिफ्ट करने की मांग की थी।
आईसीसी ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में हुई गलती को सुधार लिया। आईसीसी ने वनडे की जो रैंकिंग जारी की थी उसमें विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज घोषित किए गए थे, लेकिन आईसीसी ने गलती से उनके नंबर 1 रहने के कुल दिन कम बताए थे। बाद में गलती सुधारते हुए आईसीसी ने बताया कि विराट कुल 1547 दिन तक नंबर 1 वनडे बल्लेबाज की कुर्सी पर बने रहे। अमेरिका और ईरान में तनाव कम होने से शेयर बाजार में खरीदारी का मूड दिखा। सेंसेक्स 188 अंक उछला तो निफ्टी भी चढ़कर 25,694 पर पहुंच गया। हालांकि इसके बावजूद निवेशकों ने करीब 34,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में रही, जबकि आईटी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में तेजी देखी गई। उधर तमिलनाडु के शिवगंगा में जल्लीकट्टू उत्सव के दौरान कई लोग जख्मी हो गए। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्राचीन और पारंपरिक खेल है जो पोंगल त्योहार के दौरान मनाया जाता है। उसमें लोग ताकतवर बैल को काबू करने की कोशिश करते हैं और इसी उत्सव के दौरान शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर में कई लोग हादसे का शिकार हो गए क्योंकि एक बैल अचानक भीड़ के बीचों बीच दौड़ पड़ा। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते उसने उनके ऊपर छलांग लगा दी। जानकारी मिली कि हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए। वहां एक बड़े मैदान में जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक एक करके करीब 300 से ज्यादा बैलों को दौड़ाया गया। इस खेल को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। इससे पहले एक बैल को पकड़ने की कोशिश में एक लड़का उसके पैरों के नीचे आ गया, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहीं उस बैल के भीड़ पर कूदने की वजह से भी कई लोग घायल हो गए। इधर पंजाब के होशियारपुर में उस वक्त दहशत फैल गई जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटर से आए 2 बदमाशों ने उन पर गोली चलाई। बताया गया कि हमला उस वक्त किया गया जब बलविंदर सिंह नाम के आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता अपनी दुकान में थे और गोलीबारी में उनकी जान चली गई। बलविंदर सिंह की दुकान पर मौजूद दूसरे व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए। बताया गया कि स्कूटर से 2 बदमाश उनकी दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने वहां ताबड़तोड़ 7 गोलियां चलाई। उसी दौरान सीने में गोली लगने से बलविंदर सिंह की मौत हो गई। सरेआम हुई फायरिंग से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया और इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर राजस्थान के जालौर में एक गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। उस तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल से जा रहे एक आदमी और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी। लोगों ने उस ड्राइवर पर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने का आरोप लगाया और गाड़ी से टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल से जा रहे लोग सड़क पर गिर पड़े। उनकी मोटरसाइकिल वहां मौजूद एक दुकान के पास खड़ी कार से टकरा गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हादसे में महिला को गंभीर चोट लगी जबकि उनके पति की हालत खतरे से बाहर बताई गई। बताया गया कि वो ड्राइवर मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और हादसे की जांच में जुट गई। इधर राजस्थान के भीलवाड़ा में एक टीचर के तबादले के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार 5वें दिन तक जारी रहा। बताया गया कि भीलवाड़ा के नंदराय कस्बे के एक सरकारी स्कूल से उस टीचर का तबादला कर दिया गया और इसी बात से नाराज छात्र धरने पर बैठ गए। वो उनकी वापसी की जिद पर अड़ गए। इस दौरान उन छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। बताया गया उन छात्रों ने लगातार 5 दिन तक उस स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके घर वाले भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। सभी छात्र और उनके परिजन उस टीचर की वापसी की मांग पर अड़ गए। और ये जो सर आए 8 साल से इन्होंने जो बच्चों को जो दिया वो कोई किसी और सर ने नहीं दिया, इसलिए हम बच्चों के साथ हैं। उस स्कूल के बाहर लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच प्रशासन के अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन छात्रों ने उनकी एक नहीं सुनी। हंगामा कर रहे छात्र उस टीचर का तबादला रोकने की मांग करते रहे और धरने के बीच कुछ छात्राओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ छात्राओं की तबीयत तक बिगड़ गई। इस बीच एसडीएम ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, जिस पर एक छात्र ने उनसे बहस कर ली। हालांकि एसडीएम ने उस छात्र के रवैये पर आपत्ति जताई। आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हो? ये कोई तरीका है आपका बात करने का? आप नेता हो तो नेता मत बनो आप। काफी देर तक चले हंगामे के बाद उन्होंने उस टीचर को वापस बुलाने का भरोसा दिया। हम भी आपको अभी नहीं बताएंगे उनका ट्रांसफर कब होगा। हमने आपकी मांग मान ली है, आपकी मांग हम मान के उनका ट्रांसफर रोक देंगे। इसके बावजूद छात्र हंगामा करते रहे और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी।